बेंडिंग आ जाती है, थोड़ा बहुत वो मुड़ जाती है। तो ऐसा होता है कि जब हम बेंडिंग की बात कर रहे हैं तो ये बेंडिंग कब होती है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे ट्रैवल करती है। तो रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में बेसिकली अंतर क्या हुआ? रिफ्लेक्शन में लाइट रे आई, इधर टकराया और टकरा कर वापस आ गई, तो इधर से ही आई है, टकरा कर इधर ही वापस आ गई। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ कि यहाँ से मतलब मान लीजिए मिरर था, तो मिरर में वो वर्चुअली पीछे की तरफ चली गई, तो तब भी वो एयर से ही आई लाइट रे और एयर में ही गई। ठीक है। अच्छा, अब जब रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है? रिफ्रैक्शन में हमने एक एग्जांपल लेते हैं, बड़ा फेमस है, रिफ्रैक्टिंग ग्लास स्लैब का। तो रिफ्रैक्टिंग ग्लास स्लैब में ऐसा होता है कि जैसे ये ग्लास स्लैब है, तो इसका मटेरियल क्या है? ग्लास, ग्लास का बना हुआ है। अब यहाँ से जब लाइट रे ऐसे आई तो ये कहाँ से आई? एयर से आई, और लाइट रे एयर से कहाँ एंटर कर गई? ग्लास में एंटर कर गई। तो एयर से जब लाइट रे ग्लास में एंटर कर गई तो उसमें क्या होता है कि लाइट रे जो है ना थोड़ा सा बेंड कर जाती है, थोड़ा सा मुड़ जाती है। तो लाइट रे जैसे इस तरह से बेंड कर गई तो हम ये कहेंगे कि ये जो बेंडिंग है ना, इस बेंडिंग को ही हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये लाइट रे सीधी नहीं जाएगी। अगर कोई मीडियम का चेंज ना होता तो लाइट रे सीधी जाती, लेकिन मीडियम चेंज हो गया, एयर से ग्लास में जा रही है अब लाइट रे, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बेंडिंग है, दिस बेंडिंग इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें जो डायग्राम दे रखे हैं वो देखिए, 3 डायग्राम है। एक डायग्राम में क्या दे रखा है कि इंसिडेंट रे आई, ठीक है, और एयर से ग्लास में, और एक है ग्लास से एयर में, और तीसरा जो है वो नॉर्मल केस है। नॉर्मल वाला, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर वाला केस। तो वो तीनों ही केसेस अभी देखते हैं। देखिए, इसमें ऐसा हुआ कि जैसे लाइट रे है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें देखिएगा कि वैसे ये 10th में भी आपने करा होगा, तो थोड़ा सा तो उसी का रिवीजन है, फिर उसके बाद और दूसरी चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पर हमने ये कह दिया कि इस तरफ है, इस तरफ एयर है, और इस तरफ एयर है, और इस तरफ ग्लास है। ठीक है। तो लाइट रे एयर से ऐसे आ रही है, एयर से ऐसे आ रही है, और कैसे आ रही है? टिल्टेड आ रही है। टिल्टेड मतलब टेढ़ी आ रही है। ठीक है। अब आपने क्या करा कि यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉप कर दिया। नॉर्मल का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। तो आपको याद होगा रिफ्लेक्शन में भी हम यही करते थे कि जहाँ पर लाइट रे टकराती थी उसको हम बोलते थे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये है हमारे पास इंसिडेंट रे। अगर मीडियम का चेंज ना होता तो यही लाइट रे ऐसे सीधी चली जाती। ठीक है। अब हो रहा है मीडियम का चेंज, तो एयर है और ग्लास है। तो एयर को अगर हम देखा जाए तो 3 कैटेगरीज में पूरा का पूरा मैटर हो जाए। वैसे 5 कैटेगरी होती है ना वैसे, और जो मेन कैटेगरी है वो सॉलिड लिक्विड गैस है। चौथी 5वीं याद है? तो प्लाज्मा और एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC। ठीक है। तो ये बाकी की 2 हैं, तो इनको तो हटा दो। हम सॉलिड लिक्विड गैस की बात करते हैं। तो ग्लास क्या है? सॉलिड है, और एयर क्या है? गैस है। तो गैस में हम ये जानते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, वो क्या होते हैं? वो वाइडली सेपरेटेड होते हैं, खुले खुले होते हैं। तो जब खुले खुले होते हैं तो जहाँ पर भी पार्टिकल्स से, जिससे भी कोई मीडियम बनता है, वो अगर खुले खुले पार्टिकल्स हैं तो हम उसको बोल देंगे रेयरर मीडियम। रेयरर मतलब खुला हुआ मीडियम। और जहाँ पर भी पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होंगे उसको हम बोल देंगे डेंसर मीडियम, यानी कि क्लोज है, उसके पार्टिकल्स काफ़ी पैक्ड है प्रॉपर्ली। तो जब भी कभी, अब ये वैसे ही सोचिए कि अगर कोई भी चीज़ जो है या कोई भी मीडियम है वो बड़ा खुला हुआ है, तो वहाँ पर लाइट रे हम भी खुलकर ट्रैवल करेंगे। अब कोई हमसे कहते हैं कि इस दीवार के अंदर घुस जाओ, तो कैसे घुसेंगे भाई? ठीक है ना, मतलब मुश्किल है ना, क्योंकि इसके तो पार्टिकल्स जो हैं वही क्लोजली पैक्ड है। ठीक, तो वही चीज़ जो है वो लाइट के साथ भी है कि लाइट जो है वो इंसिडेंट रे जब एयर में ट्रैवल कर रही है तो आराम से ट्रैवल कर रही है, लेकिन जब वो ग्लास में यानी कि सॉलिड में एंटर कर गई तो सॉलिड में वो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। तो ये हमारी क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे ये है।
ठीक है। अच्छा, और ये नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे के साथ जो ये एंगल बनाती है, रिफ्रैक्टेड रे के साथ नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो एक तो ये केस हुआ। दूसरा केस ये है कि अगर लाइट रे ग्लास में है और ग्लास से एयर में जा रही है, हमने कह दिया कि ये वाला जो है ये इसको डेंसर मीडियम दिखाने के लिए ऐसे थोड़ा सा शेड कर दिया, इसको कह दिया हमने कि ये तो ग्लास है और इधर वाला जो है वो एयर है। तो ग्लास से अगर ऑब्लिकली लाइट रे इस तरीके से आई, ग्लास में ऐसे ट्रैवल कर रही है, तो हमने इस पॉइंट पर, ये तो हो गई हमारी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का मतलब क्या है कि लाइट रे की स्टार्टिंग ही ग्लास के अंदर से हो रही है। ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। फिर अगर मीडियम का चेंज ना होता तो ये लाइट रे ऐसे जाती सीधी सीधी, लेकिन अब ये डेंसर से रेयर यानी कि खुले हुए मीडियम में आ रही है, तो ये क्या होगा कि ये दूर की तरफ भागेगी। प्रॉपरली आती तो ऐसे आती, अगर कहते कि भाई नॉर्मल की तरफ झुकेगी तो अपनी जो प्रॉपर पाथ है उससे नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। अगर कहेंगे कि मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो अपना जो प्रॉपर पाथ है उससे दूर की तरफ चली जाएगी। ऐसे होगा, तो ये लाइन रे ऐसे चली जाएगी इस तरीके से। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज आई, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? ठीक है। चलिए जी, इसके बाद तीसरा केस देखिए। तीसरा केस ये है कि हमारे पास लाइट रे है, वो एयर में है और इधर ग्लास है। ठीक है। ग्लास वाले को आप ऐसे शीट कर दीजिए थोड़ा। तो अगर लाइट रे एयर से ऐसे आ रही है, इंसिडेंट रे, ठीक है, तो अगर वो परपेंडिकुलरली ड्रॉप कर रही है बाउंड्री को इंटरफेस भी बोलते हैं, अगर वो बाउंड्री पर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है तो वो सीधी ही निकल जाएगी, उसमें कहीं कोई बेंडिंग ही नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब मीडियम चेंज हो रहा है तो मीडियम तो यहाँ पर भी चेंज हो रहा है, मीडियम तो यहाँ पर भी चेंज हो रहा है। क्या नॉर्मल पर कोई फर्क पड़ा? कोई नहीं फर्क पड़ा, नॉर्मल तो सीधी जा रही है। ठीक है। तो नॉर्मल के अलॉन्ग भी आपने अगर इंसिडेंट रे को कर दिया तो जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो डेविएट करेगी ही नहीं। ठीक, तो ये तीन केसेस हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। और सी पार्ट जो है फिगर सी, थर्ड फिगर, कि नो रिफ्रैक्शन फॉर नॉर्मल इंसिडेंट्स, कि अगर नॉर्मली लाइट इंसिडेंट करवा दी जाए तो देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन। ठीक है। उसके बाद आइए पेज नंबर 19 पर। इट इज़ ऑब्जर्व, फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्म। ठीक है। रेयर से डेंसर में जब आती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्म। सेकंड, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो नॉर्मल से दूर की तरफ भागती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक। फिर थर्ड पार्ट है, a ray of light traveling along the normal passes undiflected। तो रे ऑफ लाइट जो कि नॉर्मल के अलॉन्ग ही ट्रैवल कर रही है तो वो अनडिफ्लेक्टेड पास ऑन कर जाती है, उसमें कहीं कोई डिफ्लेक्शन होता ही नहीं। ठीक। अच्छा, और ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा बताएंगे? 0। क्योंकि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलॉन्ग ही है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कोई एंगल बन ही नहीं रहा, इतना एंगल 0 होगी। और इसी तरह से हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये भी 0 होगी। उसके बाद देखिएगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये बिल्कुल सेम है जैसा आपने रिफ्लेक्शन का करा था, तो इसमें पहला लॉ जो है वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। दूसरे लॉ में थोड़ा अंतर है। ठीक है। तो देखिएगा जो पहला लॉ है वो वही है सेम, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस, इंटरफेस मतलब बाउंड्री, इट
इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सारे के सारे सेम प्लेन में लाई करते हैं। सेम प्लेन में लाई करने का मतलब हम इंसिडेंट रे को भी, नॉर्मल को भी और रिफ्रैक्टेड रे को भी, तीनों को सेम प्लेन पर मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, है ना। तो दे लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ क्या है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, है ना। तो अगर हम इंसिडेंट एंगल का साइन ले लें और रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन ले लें तो वो कांस्टेंट आता है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। गिवन पेयर ऑफ मीडिया मतलब इधर एयर, इधर ग्लास हो, इधर ग्लास हो, इधर एयर हो, वो कांस्टेंट आएगा। क्या कहते हैं उसको, हम ये बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब साइन आई अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब साइन आर इज इक्वल टू न्यू। न्यू बोल देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद न्यू जो है, न्यू को भी लिखने का तरीका है। न्यू तो लिख दिया, चलिए इधर लिख देंगे 1, इधर लिख देंगे 2। 1 और 2 लिखने का मतलब ये हो गया कि लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 एंड गोइंग टू मीडियम 2। कि लाइट मीडियम 1 से आ रही है और मीडियम 2 में जा रही है। अगर 2 में 1 लिखूंगा तो लाइट मीडियम 2 से आ रही है और मीडियम 1 में जा रही है, ऐसा होता है। हाँ बताओ। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर लाइट रे कहाँ से आ रही है, ग्लास से एयर में जा रही है। तो ग्लास जो है, ग्लास को आप बोलते हैं G और एयर को बोलते हैं ए। तो ये सिर्फ ये समझाने के लिए है कि लाइट हमारी ग्लास से आ रही है और एयर में जा रही है। तो अगर हमने 1 और 2 लिख दिया यहाँ पर तो इसका मतलब कोई मीडियम है जिसका हमने नाम दे दिया मीडियम 1 और कोई दूसरा मीडियम है उसका नाम हमने दे दिया मीडियम 2। तो 1 भी 2 का मतलब है लाइट मीडियम 1 से आ रही है और मीडियम 2 में जा रही है। और ये लिखने का मतलब ये भी है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो मीडियम 1 में बन रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ बन रहा है, ऊपर वाले मीडियम में, यानी कि फर्स्ट मीडियम में जहाँ से लाइट आ रही है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो मीडियम 2 में बन रहा है। तो इस तरह से याद रखिए साइन आई अपॉन साइन आर। तो जहाँ पर साइन आई है जिस मीडियम में वो ऊपर लिख दो और जिस मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो नीचे लिख दो, बस 1 मीडियम। और ये वैल्यू कांस्टेंट आती है। अच्छा जी, इसके बाद है द रेशियो 1:2 इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम का मतलब लाइट रे फर्स्ट मीडियम से आई थी, सेकंड मीडियम के अंदर, ऐसा है। अच्छा जी, उसके बाद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी आपको यहीं तक भेजे थे नोट्स, ठीक है, आगे के भेज रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए बस।
पेजेस देखना और आगे ये कैसी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप को कुछ अलग है ना, इसमें पोर्ट्रेट अच्छा हाँ पेज ऐसे चलिए जी पेज नंबर 20 पर आइए। तो यहाँ पर ये है पेज नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन दैट मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ये ऐसे होता है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स in terms of speed of light, refractive index in terms of speed of light is mu is equal to speed of light in vacuum upon speed of light in medium. Of light in vacuum upon speed of light in that medium. In that medium ये भी हो गया। अच्छा स्पीड ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ लाइट को बोलते हैं c। तो mu is equal to c upon v। तो देखिए ऐसा होता है कि जो हमने इसमें सीखा और जो इसमें सीखा वो देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। हम यहाँ पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सिर्फ म्यू नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 1 μ2 लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो ऐसा होता है कि अगर एयर है ना, अगर हमारा फर्स्ट मीडियम एयर है तो ज़रूरी नहीं है वो ए लिखना। अगर मान लीजिए हमने म्यू लिखा हुआ है तो म्यू का मतलब क्या है कि म्यू का मतलब ही ये है कि लाइट रे एयर से आ रही है ट्रैवल करते हुए, और जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं उस मीडियम में जा रही है। तो अगर सिर्फ म्यू लिखा हुआ है तो ए म्यू मीडियम ये है। तो इसका मतलब ये है कि एयर का मतलब क्या हो गया? एयर का मतलब क्या हो गया कि हम शुरुआत में लिखेंगे कि कौन से मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है, तो हम बोलेंगे भाई इसी का मतलब होगी, क्योंकि जब साइन पहले इसका लिया जाता है और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मीडियम 1 और मीडियम 2 का लिया जाता है, तो उसी तरह से स्पीड भी वैसे ही ली जाएगी। लाइट रे कहाँ से आ रही थी? एयर से आ रही थी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम और एयर स्पीड ऑफ लाइट सेम ही होती है, 3 × 10⁸ है ना, ये सेम होती है। और मुझे स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम वो दे रखा होगा, नहीं दे रखा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होगा, मैं ये निकाल लूँगा, ये होता है, ठीक है। तो दो तरीके हो गए, पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस के एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के टर्म्स में कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है साइन आई अपॉन साइन आर, पहला तो ये हो गया। दूसरा ये है कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ऐसे होता है, समझ गए, ठीक है। और इसको बोलते क्या है? बोलने के लिए ये बोला जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 जो बाद में लिखा हुआ है वो बोला जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर ए लिखा गया है, ऊपर लिखा हुआ है 1 तो विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो वो इस तरीके से बोला जाएगा। आगे चलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या विद रिस्पेक्ट टू एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करी जाती है तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल देते हैं। क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, अगला देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स वेवलेंथ इन दैट मीडियम। तो ऐसे भी कहा जाता है कि वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ के टर्म्स में बोला जाना है तो क्या हो जाएगा वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा, ठीक है, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा मीड मतलब मीडियम, ऐसे भी लिख देते हैं। आगे चलते हैं।
अगला है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium 2 with respect to medium 1 is defined as the ratio of speed of light v1 in medium 1 to the speed of light v2 in medium 2 and is denoted by 1 mu 2. सर लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है? लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, लाइट की वेवलेंथ भी अलग होती है। वो डिपेंड करता है कि आप वाइट लाइट की बात कर रहे हैं, ब्लू की बात कर रहे हैं, ग्रीन रेड किसकी बात कर रहे हैं, तो उनकी वेवलेंथ वगैरह सबकी अलग अलग रहती है। तभी तो जब हम प्रिज्म के थ्रू देखते हैं तो रेड कलर की लाइट जो है वो कम डेविएट होती है क्योंकि उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, और वॉयलेट सबसे ज़्यादा डेविएट होती है क्योंकि उसकी स्पीड सबसे कम। जिसकी स्पीड सबसे कम उसकी वेवलेंथ भी सबसे कम, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। अलग अलग होता है ना ये, ठीक है। चलिए जी, अब जरा देखिएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में देखिएगा क्या है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलते हैं 1 mu 2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। फैक्टर्स ऑन विच, ये तो समझ में आ ही गया होगा ना, by speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2, sin of angle in medium 1 upon sin of angle in जो भी साइन है, मतलब जो भी एंगल है, हम उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल रहे हैं, बस उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये है। अब जरा देखिएगा फैक्टर्स ऑन विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स। तो दीज आर एज फॉलोज, कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स क्या हैं? पहला है नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ द मीडियम। दूसरा है वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, कि आपने जो लाइट यूज़ करी है उसकी वेवलेंथ कितनी है। अच्छा, वेवलेंथ समझ रहे हैं सर? लाइट पे भी डिपेंड करेगा वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो सर डिफरेंट लाइट के लिए डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा, एनर्जी चेंज हो जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो वेवलेंथ समझ रहे हो या बताओ? नहीं सर, समझ गए। सुनिए, चलिए मैं भी थोड़ा सा बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। जो लाइट है ना, लाइट के ना दो तरीके की नेचर होते हैं। तो एक नेचर होता है वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो वो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में आप करेंगे उस चीज़, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। अगर वेव नेचर की बात करते हैं तो लाइट इस तरह से ट्रेवल करेगी ऐसे, और ये वाली वेव्स आप जानते हैं, इन वाली वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल होती है वो नहीं, साउंड वेव्स होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लाइट वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स होती है। अच्छा, अब हमने कहा कि अच्छा ये जो एक पीरियड दिखाई दे रहा है, इतने पीरियड में ये जो वेव है ये खुद को रिपीट कर रही है, खुद को रिपीट कर रही है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो ये लेंथ है ना, दिस लेंथ इज कॉल्ड लैम्डा, इसको लैम्डा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये कितनी बार ऊपर और कितनी बार नीचे जा रही है एक सेकंड में, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को क्या बोल देते हैं? न्यू। और न्यू क्या होती है? टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। टाइम पीरियड क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टाइम कितना लगा, दैट इज कैपिटल टी। वो जो कैपिटल टी है टाइम पीरियड, ये कैपिटल टी हो गया, ठीक है। अब टाइम हमारे पास है, और जो वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ क्या है? वेव की लेंथ, वेव की लेंथ ऑब्वियसली ये मीटर में होगी, मीटर में होगी। तो दिस इज बिहेविंग लाइक डिस्टेंस, दिस इज टाइम, हमारे पास स्पीड आ जाएगी। क्या बोलेंगे? फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस क्या हो गया मेरे पास? लैम्डा। वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, वेवलेंथ, ये तो लैम्डा हो गया। और जो स्पीड है वो हो गई v, और टाइम हो गया कैपिटल टी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम ये कहते हैं कि जो टाइम है कैपिटल टी, अगर इसको फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिखना है तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू v इंटू 1 अपॉन न्यू। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, जिसकी वेवलेंथ कम उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ भी ज़्यादा, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें याद रखिएगा, समझ गए। तो जब हम बात करते हैं ना रेड लाइट की, कि रेड कलर की लाइट है वो तो प्रिज्म के थ्रू डेविएट ही नहीं होती, क्यों नहीं होती डेविएट? भाई उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा है तो वेलोसिटी भी ज़्यादा है, बड़ी तेज स्पीड से कट से निकल जाती है। तो इसलिए वो प्रिज्म के पार्टिकल्स को खुद को स्कैटर करने का, स्कैटर करना मतलब घेरने का मौका ही नहीं देती, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी तेज है एकदम से निकल जाती है बाहर,
ठीक है। और यही रीज़न है कि जब हम सनलाइट की बात करते हैं तो शुरू में जब सनलाइट होती है, तो जब मतलब जब सूरज उगता है, सनराइज़ की जब बात होती है, तो वो जो सूरज से जो रोशनी आती है तो उसमें जो रेड कलर है वो रेड कलर बड़ी तेज़ी से आ जाता है और जो बाकी कलर्स हैं वो धीरे धीरे करके आते हैं। तो शुरुआत में जब सनराइज़ होता है तब हमको पूरा एटमॉस्फेयर भी और सन भी हल्का हल्का रेडिश नज़र आता है, ठीक है। और फिर 2-4-5 मिनट के बाद फिर उसके पीछे वाली आती है ऑरेंज, फिर उसके पीछे वाली आती है येलो, वो लटक कर धीरे धीरे वॉयलेट भी पहुंचती है। तो जब ये सारी लाइट्स पहुंचना शुरू होती हैं तो तब मिक्स होकर वाइट लाइट हो जाती है, तब हमको पूरा एटमॉस्फेयर वाइट नज़र आता है, ठीक है ना। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, और जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा भाई उसकी वेवलेंथ ज़्यादा, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, जिसकी वेवलेंथ कम उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। समझ गए? तो इसको बिल्कुल सिंपल करके रखना। वेव की जो लेंथ होती है, वेव जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दैट इज कॉल्ड लैम्डा। वेव की लेंथ मतलब मीटर में होगी वो, तो वेवलेंथ की यूनिट भी मीटर ही होती है। तो वो डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया कैपिटल टी, और ये हमारी जो है वेलोसिटी आपका। मतलब सर जो सन से लाइट आ रही है तो सारी की सारी लाइट्स जो है वो एयर में सेम स्पीड से ट्रैवल कर रही हैं। एयर में सेम स्पीड से ट्रैवल नहीं कर रही, अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रही है, क्योंकि रेड जो है वो सेम वो आ रही है सबसे तेज स्पीड से। तो रेड सबसे पहले आ गई है ग्राउंड तक, तो ग्राउंड तक पहले, तो ग्राउंड में कौन है? मिलियंस ऑफ ऑब्जर्वर्स मतलब हम, तो हमारी आंखों तक भी सबसे पहले रेड लाइट पहुंची। और जैसे ही रेड लाइट पहुंची तो हमने कहा अच्छा रेडिश नज़र आ रहा है, ठीक है, सरप्राइज हो गया। फिर धीरे धीरे बाकी लाइट्स भी आती हैं और वो मिक्स होती जाती है, क्योंकि रेड ने तो एक स्ट्रीम पकड़ ली जो हमारी आंख तक वो स्ट्रीम आ रही है। तो अब आप ये कहेंगे कि अच्छा फिर उसके बाद तो मुझे येलो नज़र आना चाहिए, तो वो भाई रेड भी तो है वहाँ पर, तो फिर रेड तो वहाँ पर है ही, फिर वो येलो आई तो फिर वो रेडनेस जो है वो थोड़ा फीका पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि अब उसमें येलो मिक्स हो गया। विद योर मतलब ऑरेंज आती है, फिर येलो आती है, फिर ग्रीन आती है ना। तो वो जैसे जैसे आती जाती है तो रेडनेस धीरे धीरे फीका होता चला जाता है। आप वैसे भी करके देख लीजिए, जैसे आपने रेड लिया, आप उतना ही मान लीजिए एक बूंद रेड कलर का लिया, आप एक ही बूंद आप ऑरेंज का ले लो, फिर एक ही बूंद आप येलो का ले लो, एक ही बूंद आप ग्रीन का ले लो, तो सबकी सेम क्वांटिटी आप लेते चले जाओ, मिक्स करो और कर दो, अच्छे से मिक्स वाइट बन जाएगा, ठीक है। तो बचपन में देखा होगा ना, ड्राइंग करते होंगे तो वाइट कलर मतलब ये जो अलग अलग कलर का कॉम्बिनेशन होता है कि हमारे पास ब्लू कलर बनाने के लिए हम लोग ड्राइंग कर, हाँ सर ब्लैक बन जाता था, क्योंकि ब्लैक भी वाइट का ही शेड है, तो नीचे कलर नहीं चाहिए, मतलब ब्लैक वाइट का शेड है, मतलब अगर ये सारे कलर्स मिक्स कर दिए जाए तो वाइट बन जाता है ना। तो अब आप ये देखिएगा कि स्पीड सबकी अलग अलग होगी, ठीक है, और अगर सबकी स्पीड अलग अलग होगी तो फिर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग हो जाएगा। सर सबकी स्पीड जो है मैं कह रहा हूँ कि रेड लाइट की जो स्पीड का रेशियो एयर और ग्लास के बीच का है, हाँ, वो सेम वॉयलेट और ग्रीन के लिए भी होना चाहिए। एयर और ग्लास के बीच का दोबारा बताओ। रेड लाइट का एक्स आ रहा है रेशियो एयर और स्पीड का एयर और ग्लास में, तो वॉयलेट का भी एक्स आना चाहिए एयर और ग्लास के बीच में। वो सबका सेम आएगा, पता है क्यों? क्योंकि रेड कलर सबसे कम डेविएट होगा, सबसे कम डेविएट होगा तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग होगा, और जो ज़्यादा डेविएट होगा उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा, मतलब कम होगा एक्चुअली, ठीक है। तो वो डेविएशन अलग अलग हो जाएगा ना सबका, और जब डेविएशन अलग अलग हो जाएगा तो वो चीज़ जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेंटेन करके रखेगी, कांस्टेंट बनाकर रखेगी। भाई हाँ सुनिए, हम ये कह रहे हैं कि भाई जितनी भी लाइट रेज है, जैसे मान लीजिए रेड लाइट है, रेड लाइट ऐसे आई क्या, आई तो सेम ही रखेंगे, आई हमने सेम रखा, चलिए जब आई हमने सेम रखा तो एक में तो हो रहा है ज़्यादा है ना, और एक में हो रहा है कम, तो हमारा आई और आर ये बार बार अलग, आर वेरी कर रहा है, जब ये आर वेरी कर रहा है तो चेंज होना चाहिए। सर साइन आई वाले साइन आर जो है वो एक वेवलेंथ की लाइट के लिए हमेशा सेम रहेगा ना, एक वेवलेंथ की लाइट के लिए हमेशा सेम रहेगा, सेम वेवलेंथ की लाइट यानी कि सेम कलर की लाइट उसके लिए सेम रहेगा। तो सर डेविएशन कितना हो रहा है वो लाइट पे डिपेंड करेगा, वो लाइट पर डिपेंड करेगा कि लाइट कौन से कलर की है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं करेगा। वो एक वेवलेंथ की लाइट इज राइट, एक वेवलेंथ की लाइट के लिए हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा, अगर हमने वेवलेंथ की लाइट की चेंज कर दी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वेरी करेगा। ये चीज़ यही कहना चाह रहे हो? साइन आई अपॉन साइन आर एक वेवलेंथ की लाइट के लिए हमेशा सेम रहेगा, हमेशा सेम रहेगा।
बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लाइट पे डिपेंड नहीं करेगा मेरे हिसाब से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होता है, वो उन्होंने क्या बोला, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया कि अगर एयर इधर है और ग्लास इधर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कांस्टेंट रहेगा फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। सर वैसे आप क्लास के बाद फ्री हैं? नहीं सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। देखिए एक वेवलेंथ की लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सेम रहेगा, पहली चीज़ तो ये। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि लाइट की हमने वेवलेंथ चेंज कर दी, यहाँ पर वेवलेंथ चेंज कर दी, वेवलेंथ कैसे चेंज करी, हमने कलर चेंज कर दिया, कलर चेंज कर दिया। अब तुम ये कहना चाह रहे हो कि उसके बावजूद भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी सेम ही रहना चाहिए। रीज़न सर लाइट पे क्यों डिपेंड करेगा, मतलब कि आपने बोला कि जो लाइट की स्पीड एयर और ग्लास की, तो सर ऐसा शायद पॉसिबल नहीं है कि अगर मान लेते हैं कि रेड की लाइट की स्पीड है 3 और वॉयलेट की मान लेते हैं 2.9 है, तो अलग अलग होना चाहिए। रेड की आ जाएगी 0। चलो डिस्कस करते हैं, अलग ही आना चाहिए। डिस्कस करते हैं। मैं भी देखता हूँ, मैंने इस तरह से सोचा नहीं था, मैं भी देखता हूँ और बताता हूँ, ठीक है ना? सर अभी कंटिन्यू कर लेते हैं, क्लास के बाद डिस्कस करते हैं। हाँ वही करते हैं, क्लास के बाद देखेंगे डिस्कस। नहीं सर आप खाना भी खाना तो चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे उसको, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे उसे, कोई बात नहीं। चलिए जी, तो एक तो वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, तो जो फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स, तो पहला तो है नेचर ऑफ द मीडियम, और दूसरा है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, तो वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। तो ठीक तो है, वेवलेंथ पर डिपेंड कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर म्यू तो हाँ। कांस्टेंट रहेगा ना अपनी जगह, तो लैम्डा ये भी चेंज होगा। तो सर अच्छा सर सी जो है हाँ। आई थिंक कि म्यू के हिसाब से सी और भी एडजस्ट हो जाएंगे डिफरेंट लाइट्स के लिए। डिफरेंट लाइट्स के लिए एडजस्ट तो होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड किस पर कर रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ ऑफ लाइट पर डिपेंड कर रहा है। अगर आपने लाइट की वेवलेंथ चेंज करी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, फिर वो कांस्टेंट नहीं रहने वाला। यही चीज़ तुम पूछना चाह रहे थे, है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा अगर वेवलेंथ चेंज होगी, क्योंकि वेवलेंथ पर डिपेंड कर रहा है। अब थर्ड देखिए टेम्परेचर। सर मेरे हिसाब से डेविएशन चेंज होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, वो डिपेंड कर रहा है, वो क्लियरली मेंशन है। अब थर्ड देखिए टेम्परेचर, और वैसे भी समझ में तो आ ही रहा है ना, वैसे भी समझ में तो आ ही रहा है कि अगर हमने सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस रखा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो चेंज हो जाएगा ना, डेविएशन चेंज हो रहा है वेवलेंथ की। हाँ, तो इस वजह से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तब चेंज होगा। और थर्ड देखिए, थर्ड है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से वैसे भी समझ में आता है कि अगर हमने किसी भी मीडियम का टेम्परेचर चेंज कर दिया, मान लो यहाँ का टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो यहाँ पर पार्टिकल्स जो आपस में पोजीशन करते हैं तो थोड़ा सा रेट उसका फास्ट हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा तो वो डेविएट कर सकते हैं, इस लाइट को डेविएट कर सकते हैं। तो इसलिए जब वो इंसिडेंट लाइट डेविएट होगी तो रिफ्लेक्टिव लाइट भी डेविएट होगी तो फिर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा। फोर्थ देखिए नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, के सराउंडिंग में जो मीडियम है उसका नेचर क्या है, तो उस पर भी वो डिपेंड करता है। उसके बाद देखें कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, तो ये हम सब जानते हैं, रिफ्रैक्शन का कॉज जो है वो चेंज ऑफ मीडियम ही है। कि मीडियम जब चेंज होता है तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड भी हो सकते हैं या रेयरली पैक्ड भी हो सकते हैं, तो उसी हिसाब से रिफ्रैक्शन भी होगा। तो देखिए द बेंडिंग ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन अकर्स ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो चेंज होगा उसकी स्पीड में। फॉर एग्जांपल हम अपने हाथ को ऐसे ही हवा में इसी तरीके से ऐसे ही घुमा रहे हैं नॉर्मली, ठीक है, और हम अपने हाथ को पानी में डिप करते हैं और पानी में घुमाने लगे, तो हम जितनी स्पीड से हाथ को एयर में घुमा रहे थे पानी में नहीं घुमा पाएंगे, क्योंकि हमारी स्पीड को कौन वेरी कर रहा है, कौन इफेक्ट कर रहा है हमारी स्पीड को, पानी, यानी कि उसके पार्टिकल्स थोड़े से क्लोजली पैक्ड हैं एयर के मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए लार्जर द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द मोर इज द बेंडिंग ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो जितनी ज़्यादा मतलब वेरिएशन होगा, जितना ज़्यादा स्पीड होगी, लार्जर द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट में जितना ज़्यादा चेंज होगा उतना ही ज़्यादा बेंडिंग या उतनी ज़्यादा डेविएशन होगा, ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, आज ये कर लीजिए। और अब जो है ना मैं आपका वही वाला मतलब रात के टाइम पर मैं एक्स्ट्रा क्लासेस आपकी शुरू करूँगा, ठीक है। तो जिस दिन फिजिक्स की क्लास नहीं होगी उस दिन होगी एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है। चलिए क्या नेगेटिव आ सकता है, नेगेटिव तभी आएगा ना जबकि हमारा आई आर कुछ
इसकी वैल्यू जो है वो आपकी 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए। सर फिर भी तो पॉजिटिव है। तो सर ऐसा रुको बताता हूँ नहीं नेगेटिव नहीं है। साइन तो फर्स्ट क्वार्टर में पॉजिटिव होता है। हाँ तो साइन तो फर्स्ट क्वार्टर में पॉजिटिव हो गया है ना, तो जब फर्स्ट क्वार्टर में पॉजिटिव है तो साइन आई की वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। और जब साइन आई पॉजिटिव है तो हमारा साइन आर भी इतने से अलग थोड़ी चला जाएगा, ठीक है। तो वो भी हमारा 0 से 90 डिग्री में रहेगा, तो वो पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। और वैसे भी म्यू अगर नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब हमारी लाइट ऐसे जा रही है, नीचे से आ रही तो है, फिर से वापस घूम जाएगा। नीचे से आ रही है ना, अरे उससे भी कुछ नहीं हो सकता। सेकंड क्वार्टर में भी तो साइन पॉजिटिव ही रहता है। वापस घूम जाएगी ना। हाँ सेकंड क्वार्टर में भी तो साइन पॉजिटिव तो रहता है। सर जहाँ से हमारी लाइट आ रही है वो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट मान के तो चल रहे हैं। हाँ भाई हमें क्या करना है, हम एंटी क्लॉकवाइज अंकल ले रहे हैं और किससे ले रहे हैं, नॉर्मल से ले रहे हैं। बेसिकली हम इसको ऐसे करके देख रहे हैं कि नॉर्मल जो है वो एक्स एक्सिस है और आप एंगल देख लीजिए, ठीक है। तो वो चीज़ है हमारा पॉजिटिव ही आएगा। बरोबर दूसरी चीज़ भी है कि उसका जो म्यू का रिलेशन है वो ये भी है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इस वजह से हमारा पॉजिटिव है, ठीक है ना, ये चीज़ है। ठीक चलिए जी।